इसराइल और पैलेस्टीन के इस पूरे कन्फ्लिक्ट में जो सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है वो है जेरूसलम। जेरूसलम इसराइल का भी कैपिटल है और पैलेस्टाइन का भी कैपिटल है, लेकिन जेरूसलम पैलेस्टाइन का सिर्फ नाम के लिए कैपिटल है। एक्चुअली में जो कैपिटल है वो है रामला। इसी जेरूसलम में मौजूद है अल अक्सा मॉस्क, और इस अल अक्सा मॉस्क के बारे में मुस्लिम्स ये बिलीव करते हैं कि प्रॉफेट मुहम्मद साहब इस मॉस्क के पत्थर के ऊपर पैर रखकर जन्नत गए थे, और इसलिए जेरूसलम मक्का और मदीना के बाद इस्लाम में थर्ड हॉलीएस्ट प्लेस है। और जूस जो कि मुस्लिम से पहले इस पूरे एरिया में रहा करते थे, उनका सबसे पहला मंदिर इसी अल अक्सा मॉस्क के जगह पे हुआ करता था, बट अभी उनके मंदिर के सिर्फ दीवार ही बचे हुए हैं। तो चलिए अब हिस्ट्री में पीछे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो ये जो पूरा एरिया है इस पे अभी अल अक्सा मॉस्क बना हुआ है, और यहाँ पे 586 BC से पहले ज्यूज का फर्स्ट टेम्पल हुआ करता था जहाँ ज्यूज पूजा करते थे। फिर 586 BC में बेबीलोनियंस आते हैं और इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद पर्शियंस आते हैं और बेबीलोनियंस को हराकर ज्यूज को उनका किंगडम वापस दिलाते हैं, और इसके बाद ज्यूज लीडर हीरोज द ग्रेट 516 BC में इस मंदिर को दोबारा से रिबिल्ड करते हैं, और इस टेम्पल का नाम हो जाता है सेकंड टेम्पल। इसके बाद फिर रोमन्स आते हैं और इस पूरे एरिया को कैप्चर कर लेते हैं। तो अब पावर रोमन्स के हाथ में थी और जो कंट्रोल था वो रोमन्स के पास था, पर इसमें ज्यूज को भी हिस्सा दिया गया और रोमन एम्पायर में कुछ ज्यूज को हाई पोस्ट रैंक पे बिठाया गया, ठीक उसी तरह जैसे कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में करते थे। इसके बाद फिर रोमन एम्पायर के अंदर जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, और जीसस क्राइस्ट एक ज्यूज थे, लेकिन जीसस क्राइस्ट को ज्यूज के कुछ रिचुअल्स पसंद नहीं आते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी शुरू की और उनके 12 टोटल फॉलोअर्स थे। ज्यूज के जो हाई पोस्ट अधिकारी थे उनको हाई पोस्ट इसलिए दिया गया था क्योंकि ज्यूज उनकी बात सुनते थे, और सिमिलरली हाईएस्ट रिलीजियस लीडर्स भी थे जिनको की हाई पोस्ट दिया गया था क्योंकि लोग उनकी बातों को सुनते थे। पर जीसस क्राइस्ट के अलग आइडियोलॉजी के कारण जो हाई पोस्ट ज्यूज थे उनकी नौकरी खतरे में थी, क्योंकि अगर ज्यूज जीसस क्राइस्ट की बात सुनने लगते तो ये जो हाई पोस्ट रैंकिंग ऑफिसर्स थे इनकी बात कोई भी नहीं सुनता, और इसके कारण होता ये कि रोमन एम्पायर के हाथ से भी कंट्रोल चला जाता। तो इन दोनों के लिए जीसस क्राइस्ट एक खतरा थे। तो हाई पोस्ट ज्यूज ने जीसस क्राइस्ट को अरेस्ट करवाया, और अरेस्ट करवाने के लिए उन्होंने जीसस क्राइस्ट के जो 12 फॉलोअर्स थे उनमें से एक फॉलोअर जूडास का हेल्प लिया। जूडास को बुलाया गया और उसे सिल्वर के कॉइन्स दिए गए, जिसके बदले में उसने जीसस क्राइस्ट को अरेस्ट करवाने में हेल्प की। जीसस क्राइस्ट को अरेस्ट करने के बाद उन्हें कोर्ट में लाया जाता है और वहां पे उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है ब्लास्फेमी का। ज्यूज के जो हाईएस्ट लीडर्स थे जिन्होंने की जीसस क्राइस्ट को अरेस्ट करवाया, तो इनमें से जो एक लीडर थे वो इस चीज के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि जीसस क्राइस्ट को छोड़ दिया जाए, और फिर रोमन्स जैसे कि बाकी लोगों को मारते थे ठीक उसी तरीके से जीसस को क्रॉस पे लटकाकर, कील ठोककर, सर पे कांटों के क्राउन लगाकर मार दिया जाता है। ये जो मारने का तरीका है ये रोमन्स का है, पर आज तक जहां कहीं भी ज्यूज के ऊपर अटैक होता है तो उसे ये कहकर जस्टिफाई किया जाता है कि ज्यूज ने जीसस क्राइस्ट को मारा था, जबकि जीसस क्राइस्ट को मारने में ज्यूज से ज्यादा रोमन्स रिस्पॉन्सिबल थे, और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जीसस क्राइस्ट के मरने के बाद जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स बढ़ने लगे और क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा। रोमन एम्पायर के अंदर जो गरीब लोग थे उन्होंने सबसे पहले क्रिश्चियनिटी को अपनाया। धीरे धीरे रोमन एम्पायर के अंदर ज्यूज क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे, और जो ज्यूज के रिलीजियस लीडर्स थे उनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी। अब 70 AD में ज्यूज रोमन गवर्नमेंट के खिलाफ रिवॉल्ट कर देते हैं, और इसके बाद होता यह है कि जो रोमन्स होते हैं वो ज्यूज को सबक सिखाने के लिए ज्यूज का जो सेकंड टेम्पल था उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद कॉन्टेस्टाइन रोमन एम्पायर को संभालते हैं, और इस समय तक क्रिश्चियनिटी अच्छा खासा रोमन एम्पायर के अंदर स्प्रेड हो चुका था। कॉन्टेस्टाइन ने ये देखा कि ज्यूज के कारण रोमन एम्पायर में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके थे, यहाँ तक कि कॉन्टेस्टाइन की माँ भी क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर चुकी थी। तो चीजों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए कॉन्टेस्टाइन ने रोमन एम्पायर के अंदर क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज कर दिया, और अपने थ्रोन को बचाने के लिए इसके बाद कॉन्टेस्टाइन एक वॉर लड़ते हैं जिसमें कि वो जीत जाते हैं, और जीतने के बाद वो डिक्लेयर करते हैं कि मैं अभी अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहा हूं, और ज्यूज का जो सेकंड टेम्पल तोड़ा गया था उसके ऊपर ज़ेंटाइन चर्च बनवा देते हैं। इसके बाद ये कॉन्स्पिरेसी फैलाई जाती है कि ज्यूज ने जीसस को मारा था, जिसके बाद ये होता यह है कि रोमन एम्पायर के अंदर जो क्रिश्चियंस होते हैं वो ज्यूज को मारने लगते हैं, और ज्यूज का परसिक्यूशन शुरू हो जाता है। इसके बाद जो ज्यूज होते हैं वो अलग अलग एम्पायर्स और अलग अलग कंट्रीज में जाकर सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद भी ज्यूज के ऊपर जो हमला होता है वो नहीं रुकता है। जहां कहीं पे भी ज्यूज जाते हैं तो उनको ये कहकर मारा जाता है कि ज्यूज ने जीसस क्राइस्ट को मारा था। मीनवाइल ये जो पूरा रीजन था इसको मुस्लिम्स कॉन्कर करते हैं और पूरे रीजन को कैप्चर कर लेते हैं, और जैसा कि हमेशा होता आया है मुस्लिम्स जिस भी प्लेस को कॉन्कर करते हैं तो वहां के जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं या तो उसको तोड़ देते हैं या तो उसके ऊपर इस्लामिक स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि इस्लामाइजेशन है वो पूरी दुनिया में आसानी से फैल सके। तो ये जो चर्च कॉन्टेस्टाइन ने बनाया था
इसको तोड़कर इसके ऊपर अल अक्सा मॉस्क बना दिया जाता है और इसके बहुत सारे प्रूफ बाद में मिले। जब 1927 में अर्थक्वेक आया और इसके कई पार्ट डिस्ट्रॉय हो गए तो इसके बाद खुदाई हुई। R.W. हैमिल्टन ने वक्फ इस्लामिक ट्रस्ट की देखरेख में खुदाई करवाई तो बहुत सारी चीजें सामने आई, जिससे पता चला कि इससे पहले यहाँ पे ज़ाइंटाइन चर्च था। और इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस आर्टिकल को आप रेफर कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो ज्यूज को हर जगह मारा जा रहा था और इसलिए सारे ज्यूज एक साथ इकट्ठा आते हैं और एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसका कि नाम होता है जियोनिज्म। पहला एम होता है कि जो ज्यूज का परसिक्यूशन हो रहा है, ज्यूज को मारा जा रहा है, उसको रोका जाए। दूसरा एम होता है कि जो ज्यूज का ज्यूस लैंड है उसको वापस लिया जाए। और धीरे धीरे जो ज्यूज होते हैं वो वापस अपने जगह पे लौटने लगते हैं, जहाँ पे कि फिलहाल अभी ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा था। 1903 तक 30,000 ज्यूज वापस आ चुके होते हैं और 1914 तक 40,000 ज्यूज वापस आ चुके होते हैं। वर्ल्ड वार 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हो जाता है और जो ज्यूज एरिया था उसका कुछ पार्ट फ्रेंच के कंट्रोल में था और जो कुछ पार्ट था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था और जेरूसलम पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। तो ज्यूज धीरे धीरे इस पूरे एरिया में सेटल डाउन हो रहे थे और इस कारण से जो मुस्लिम्स और ज्यूज थे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा था। कन्फ्लिक्ट बढ़ने के कारण ब्रिटिशर्स ने ज्यूज का इमिग्रेशन यहाँ पे बंद करवा दिया। पर जैसे ही वर्ल्ड वार 2 शुरू होता है तो हिटलर ज्यूज को मारना शुरू करता है, जिसे कि होलोकॉस्ट भी कहा जाता है, और करीब 60,000 ज्यूज को नाजी जर्मनी ने मार दिया था। इसके कारण दुनिया भर से ज्यूज को सपोर्ट मिल रहा था और ब्रिटिशर्स जो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे उन्होंने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा। ब्रिटिशर्स ने ज्यूज को ज्यूज लैंड प्रॉमिस किया ताकि ज्यूज के कारण यूएसए और रशिया का भी सपोर्ट ब्रिटिशर्स को मिले। और वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन होता है और यूनाइटेड नेशन ये प्रपोजल रखता है कि ज्यूज को 56% लैंड दिया जाए और 46% लैंड नॉन ज्यूज को। और जो जेरूसलम है, जिसको कि ज्यूज और मुस्लिम्स दोनों क्लेम करते हैं, उसे इन दोनों का कैपिटल बनाया जाए और यहाँ कोई भी आ जा सकता है। तो ज्यूज इस बात को मान लेते हैं और इजराइल बनाने के लिए आगे आते हैं। लेकिन जो अरब कंट्रीज होते हैं इस पूरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं और इसके बाद जितने भी अरब कंट्रीज होते हैं और आसपास के जो कंट्रीज होते हैं वो एक साथ मिलकर प्लानिंग करते हैं और इजराइल के ऊपर एक साथ हर डायरेक्शन से अटैक करते हैं। हर तरफ से अटैक होने के बावजूद भी जो इजराइल होता है वो इस पूरे वॉर में जीत जाता है और जीतने के बाद जो पहले लैंड इजराइल को मिला था उससे भी ज्यादा लैंड कैप्चर कर लेता है। और इसके बाद जो जेरूसलम का कंट्रोल होता है वो भी इजराइल अपने अंडर ले लेता है। तो इजराइल अब फॉर्म हो चुका था, लेकिन जो लैंड पैलेस्टीन को फॉर्म करने के लिए दिया गया था, बट पैलेस्टीन अभी भी फॉर्म नहीं हुआ था। बचे हुए लैंड का जो कुछ पार्ट होता है वो इजिप्ट क्लेम करता है और कुछ पार्ट जॉर्डन क्लेम करता है। मतलब कि इजराइल बन गया पर पैलेस्टीन नहीं बना। और जो लैंड पैलेस्टीन के लिए दिया गया था उसको आसपास के जो कंट्रीज होते हैं वो क्लेम कर लेते हैं। इसके बाद साल दर साल अरेबिक कंट्रीज और बाकी सराउंडिंग कंट्रीज ने प्लान करके इजराइल पे हमला किया ताकि इजराइल से जेरूसलम लेकर इजराइल को इस्लामिक कंट्री कर दे। पर इजराइल बार बार सबको हराता रहा और जब जब इजराइल पे अटैक हुआ तब तब इजराइल ने और ज्यादा पैलेस्टाइन के लैंड को अपने कंट्रोल में ले लिया। हर एक वॉर में मोसाद, जो कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। मोसाद वन ऑफ द टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है और जो कोई भी इजराइल या फिर इजराइल के नागरिकों के ऊपर बुरी नजर डालता है तो मोसाद उसे ढूंढता है और तब तक दर्द दे देता है जब तक कि वो मौत की भीख न मांग ले और फिर उसे मार देता है। इजराइल ने खुद के डिफेंस सिस्टम बनाए, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बनाए ताकि अपने कंट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये सब कुछ जो हो पाया वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि इजराइल के जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने बहुत बोल्ड स्टेप लिया। जब कभी भी बात इजराइल के ऊपर आती है तो जो इजराइल के रूलिंग गवर्नमेंट है और जो ऑपोजिशन है वो सभी एक साथ खड़े होते हैं और यूनाइट होते हैं। इजराइल का वो हर एक नागरिक जो कि ज्यूज है और 18 साल के ऊपर का है उसके लिए मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है। जो नॉन ज्यूज है उनके लिए कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। सो इजराइल इज नॉट जस्ट अ कंट्री, इजराइल इज अ होल मिलिट्री इन इटसेल्फ। और एक हमारे देश के पॉलिटिशियंस है जो कि कुर्सी के लिए कभी पाकिस्तान से हाथ मिला लेते हैं, कभी चाइना से हाथ मिला लेते हैं और कभी कभी तो चाइना से पैसे भी ले लेते हैं। हमारे कंट्री के पॉलिटिशियंस को इजराइल के पॉलिटिशियंस से सीखना चाहिए कि अपने कंट्री के लिए कैसे स्टैंड लिया जाता है, कैसे यूनाइट हुआ जाता है। तो जेरूसलम क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और जूस तीनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेरूसलम के ऊपर आखिर किसका हक होना चाहिए ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरा काम था आपको फैक्ट दिखाना, मैंने आपको फैक्ट दिखा दिया। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ओपिनियन क्या है। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो इजराइल से जेरूसलम का कंट्रोल छीनने के लिए अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए और इन्हीं में से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था हमास, जिसको कि 1987 में बनाया गया था। और इसके एक साल बाद 1988 में पैलेस्टाइन स्टेट डिक्लेयर हुआ, जिसका कि एक पार्ट गाजा स्ट्रिप में था और जो दूसरा पार्ट था वो वेस्ट बैंक के तरफ था। हमास ज्यादातर गाजा स्ट्रिप में एक्टिव है और जब भी इजराइल कोई भी एक्शन करता है वेस्ट बैंक के तरफ तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो हमास के टेररिस्ट गाजा स्ट्रिप से देते हैं और इजराइल के ऊपर मिसाइल लागते हैं। अब हमास और हमास के सपोर्टर्स ये कहते हैं कि हमास मुस्लिम लोगों के हक के लिए फाइट करता है, बट यूएसए ने हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। और जिनको भी ये लगता है कि हमास मुस्लिम्स के लिए फाइट करता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इजराइल के अंदर
90% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, और जब भी हमास वाले इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं तो उसमें इनोसेंट मुस्लिम्स भी मरते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्यूज मरते हैं। तो अब आप किस बुनियाद पे कहोगे कि हमास मुस्लिम्स के लिए फाइट कर रहा है? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ टेररिज्म फैलाता है और हमास भी यही कर रहा है। अब हमास को बहुत सारे जगहों से फंड्स आते हैं और उनमें से एक है जॉर्ज सोरस। हमास को इसना जैसे ग्रुप्स भी फंड करते हैं, और ये जो इसना है इसने कई बार कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है और उसमें AIMIM के लीडर असासुद्दीन ओवैसी भी स्पीच देते हैं। इसी इसना का एक मैगजीन भी है इस्लामिक होराइजन्स, और इसमें अक्सर आपको एंटी इंडिया और एंटी हिंदू टॉपिक्स आपको दिखाई दे देंगे। इसना के कॉन्फ्रेंस के इन पोस्टर्स को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हो कि इसना क्या काम करता है। बट सैडली हमारे देश के जो लीडर्स हैं इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशंस के कॉन्फ्रेंस में जाकर भाषण देते हैं, और इस पर मैंने 2-3 साल पहले वीडियो बनाया था। लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आप हमास को सपोर्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आप वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि जब भी हमास इजराइल के ऊपर अटैक करेगा तो उसमें इनोसेंट मुस्लिम्स भी मरेंगे और इनोसेंट ज्यूज भी मरेंगे, और फिर इसके रिटेलिएशन में इजराइल भी हमास के ऊपर अटैक करेगा, जिसमें कि हमास के टेररिस्ट तो मरेंगे ही, साथ ही साथ जो इनोसेंट फलस्तीन के लोग हैं वो भी मारे जाएंगे। इजराइल ने कई बार पीस टॉक ऑर्गेनाइज करने की कोशिश भी की, लेकिन जो हमास ऑर्गेनाइजेशन है वो बार बार बीच में आ जाता है और जो चीजें हैं वो खराब हो जाती है। 2006 में पैलेस्टाइन के अंदर इलेक्शन हुआ, लेकिन लोगों ने वोट दिया हमास को, और इसके कारण ये होता है कि जो गाजा स्ट्रिप वाला पैलेस्टाइन का पार्ट है उसमें हमास का कंट्रोल हो गया। वहीं पे दूसरी साइड पैलेस्टाइन का जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है उसको जो पैलेस्टाइन गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती है। और अब तक पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में कई सारे छोटे स्केल पे वॉर हो चुके हैं, लेकिन इस बार जो हुआ वो लिमिट क्रॉस कर चुका था। इस बार हमास के टेररिस्ट ने सिर्फ इजराइल के लोगों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने फ्रेंच जो टूरिस्ट आए हुए थे, जो जर्मन टूरिस्ट आए हुए थे, जो नेपाली टूरिस्ट आए हुए थे, उनको भी अटैक किया, उनको भी मारा है। फिर कुछ टिकटॉकिया छपड़ी भी है जो 5th हैंड कार खरीदकर फ्लेक्स करते हुए नजर आते हैं। इस टिकटॉकियों को यह भी नहीं पता होगा कि पैलेस्टाइन का कैपिटल क्या है, पर झंडा लेकर फ्लेक्सिंग कर रहा है। ये टिकटॉकिया कुछ सालों पहले टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाकर लोगों को टेररिस्ट बनने के लिए भड़का रहा था, और ऐसे कुछ लोगों के कारण पूरी कम्युनिटी का नाम बदनाम होता है। आप किसी भी वॉर की बात कर लो, इजराइल ने हमेशा हमारे कंट्री को सपोर्ट किया है। तो एज एन इंडियन हमें इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए, बट एज ए ह्यूमन हमें प्रे करना चाहिए कि दोनों तरफ पीस हो, क्योंकि इनोसेंट लोग दोनों तरफ से मर रहे हैं, इजराइल में भी मर रहे हैं और फलस्तीन में भी मर रहे हैं। 1977 में जनता पार्टी के लीडर और हमारे एक समय के PM स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पैलेस्टाइन का समर्थन किया था, और कांग्रेस पैलेस्तीन के समर्थन में रिजोल्यूशन पास कर रहा है। सो पॉलिटिक्स यहाँ पे भी इन्वॉल्व है। तो आप जिसे भी सपोर्ट कर रहे हो सोच समझ कर करो कि उसे सपोर्ट करने के पीछे आपका रीजन क्या है। ऐसे ही बगल वाला सपोर्ट कर रहा है इसलिए मैं भी सपोर्ट कर देता हूँ, इस भेड़ चाल में मत चलो।